This conference will now be recorded. लास्ट लेक्चर में हमने दो तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि राइट टू रिटर्न अगर कस्टमर को ये राइट हो कि वो चीजें वापस कर सकता है तो हम उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। इसमें हमने दो चीजें सीखी। एक कि हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि कितना रिटर्न होता है, पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ रिटर्न। तो हम क्या करते हैं, जितने परसेंट रिटर्न के चांसेस होते हैं वो हम लिख देते हैं रिफंड लायबिलिटी, और बाकी रिमेनिंग अमाउंट से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। और अगर कोई हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस नहीं है, पास्ट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, सारी अमाउंट रिफंड लायबिलिटी से रिकॉग्नाइज करते हैं, उसका कोई भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करते। फिर हमने एक और सवाल किया कि अगर हम करंट सेल कर रहे हैं और करंट सेल के अंदर डिस्काउंट हमने देना है उसका फ्यूचर में, मतलब कोई वाउचर्स वगैरह दे देते हैं, कोई टोकन वगैरह दे देते हैं, कोई पॉइंट्स वगैरह दे देते हैं कि जनाब आज की सेल के ऊपर अगर आप फ्यूचर में परचेज करोगे तो हम आपको कोई बेनिफिट देंगे। वो जो फ्यूचर का बेनिफिट है हम उसकी प्राइस निकाल के आज ही एलोकेट कर देते हैं। मतलब जो फ्यूचर में उसने कोई चीज हमसे अगर खरीदनी है और उसका जो बेनिफिट हम देंगे तो उसकी बेनिफिट की बुनियाद आज पर है, तो इसलिए हम आज ही उसको एलोकेट कर देते हैं कि जो फ्यूचर में है उसका रेवेन्यू भी फ्यूचर में रिकॉग्नाइज करेंगे। ये दो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हमने कुछ और क्वेश्चंस की तरफ जाना है। हम मेन सारी चीजें पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, डिफरेंट क्वेश्चंस किस तरह बन सकते हैं, और ये सारे का सारा वेरिएबल कंसिडरेशन के साथ इसका ताल्लुक है या वेरिएबल कंसिडरेशन विद कंस्ट्रेंट के साथ इसका ताल्लुक है। तो आज हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से आ जाता है, सेल विद रीपरचेज एग्रीमेंट, सेल विद रीपरचेज एग्रीमेंट। मतलब ये सवाल FA2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो आइडिया होगा कि उन्होंने किस तरह से, उन्होंने सेल एंड लीज बैक का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा IFRS 16 में शायद। तो वो होता है सेल एंड लीज बैक, मतलब हम किसी को कुछ चीज सेल करके उससे लीज पे वापस ले लें। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मोस्टली होता यह है कि हम अपनी इन्वेंट्री किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को सेल कर देते हैं इस एग्रीमेंट के साथ कि यही इन्वेंट्री हम वापस ले लेंगे। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का, उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो लोन लेना चाहता है। वो क्या करता है कि अपनी इन्वेंट्री बैंक को या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को सेल कर देता है। बैंक या
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को सेल कर देता है। सपोज दैट जी सर वही गिरवी वाला सीन तो नहीं? ये ऑलमोस्ट उस जैसा है। 1 लाख की सेल करता है। मोस्टली वो चीज होती मोर देन सेल है, मतलब वो उस चीज की वैल्यू 1,50,000 होती है और वो कहता है कि जनाब 1 लाख मुझे दे दो और ये 1,50,000 की चीज मुझसे ले लो और मुझे वापस आफ्टर 2 मंथ या आफ्टर 2 ईयर या आफ्टर 6 मंथ वापस सेल कर देना। सपोज एट एग्रीड प्राइस 130,000 से। तो ये हो गया सेल विद रीपरचेज एग्रीमेंट। हमने सेल किया इस एग्रीमेंट के साथ कि हम वापस चीज खरीद लेंगे। बैंक हमें 1 लाख रुपया दे देगा आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम, या जो एग्री टाइम होगा हम उससे 1,30,000 की चीज वो वापस खरीदेंगे। और ये जो चीज मैंने बताई है कि ये नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि हर हाल में वो वैल्यू इतनी ज्यादा हो या इतनी कम हो। नॉर्मली होता है ऐसा। आप मुझे बताएं मैं रेवेन्यू किस वैल्यू से रिकॉग्नाइज करूंगा? जी मेरे भाई, 1 लाख की चीज, सॉरी 1.5 लाख की चीज मैं 1 लाख रुपए में बेच रहा हूं और इस एग्रीमेंट के साथ बेच रहा हूं कि मैं वापस इसको 1,30,000 का खरीद लूंगा। तो मैं इसका रेवेन्यू किस वैल्यू से रिकॉग्नाइज करूंगा? जी जनाब, अपने अपने आइडियाज शेयर करो। सर कॉस्ट पर। अमाउंट बताएं। अमाउंट 3 अमाउंट है यहाँ। 150। 150। नेक्स्ट मोइज भाई बताएं। मोइज। सबने पार्टिसिपेट करना है। साहब सिराज कहता है 130 से। बिलाल के क्या कमेंट्स हैं? अरहम सलीम कहता है 70,000 से। ग्रेट अरहम। जी अब जरा सुनिएगा, इस एग्रीमेंट में या इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देयर इज नो रेवेन्यू। ये सेल्स है ही नहीं। ऐसी सेल्स जो इस एग्रीमेंट के साथ की जाए कि उसको वापस रिपरचेज किया जाएगा, तो स्टैंडर्ड कहता है देयर इज नो सेल एंड देयर इज नो रेवेन्यू। अरहम ये चीज, तो ये एक स्पेशल टाइप का सवाल है, तमाम सवालों से डिफरेंट ये सवाल है। और आप कहते हैं 70,000 से, इसमें कोई रेवेन्यू नहीं है। ये हमारी लायबिलिटी है, हमारी इन्वेंट्री एज अ सिक्योरिटी के तौर पे जा रही है। और ये इन्वेंट्री मोस्टली हमारे पास ही रहती है। ये हम अपनी लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे 1 लाख से, और जो 30,000 है वो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। जब भी कोई चीज आप लोग सेल करो इस एग्रीमेंट के साथ कि उसको वापस खरीदना है, तो देयर इज नो रेवेन्यू। इट इज अ लायबिलिटी, सिक्योर लायबिलिटी अगेंस्ट इन्वेंट्री। और हम इसके बदले लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे और जितना टाइम होगा उस टाइम का इंटरेस्ट एक्सपेंस ओवर द टाइम रिकॉर्ड करेंगे। ये बात सिनेरियो समझाने के लिए लिखा था। अब एक सवाल लिखते हैं। एबीसी कंपनी sold goods
to XYZ company for a price rupees 200,000 with an agreement to repurchase after 2 years at the rate of 10% interest. ABC company sold goods to XYZ company. XYZ कोई financial institute है, for a price of rupees 200,000 with an agreement to repurchase after 2 years at the rate of 10% interest. Possession of the goods remain with ABC company. एक बात याद रखें, पोजेशन हमेशा ABC कंपनी के पास ही होती है, यानी जिसकी इन्वेंट्री होती है पोजेशन हमेशा उसके पास ही होती है। अब जरा सुनिएगा, ये जो रीपरचेज है कभी वो अमाउंट बता देता है, कभी वो इंटरेस्ट बता देता है। जैसे मैं कहता हूं कि वो 2 लाख की चीज ABC कंपनी ने सेल की और ये एग्रीमेंट किया कि 2 साल बाद 250,000 की वापस खरीद लेगा, या वो कहता है जनाब 2 सालों का इंटरेस्ट दे देगा, ओके की बात। तो इसमें सबसे पहले तो हमने वही चीज लिखनी है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ, दूसरा स्टेप हमने लिखना है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, तीसरा स्टेप ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है, एलोकेशन तो इसमें होनी नहीं है। अब हम इसका लास्ट स्टेप लिखते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाला। रेवेन्यू रिकॉग्निशन में लिखे जरा, देयर इज a contract liability. There is a contract liability rupees 200,000. It is not a revenue. It is not a revenue because these are not a real sale. But a secured loan. हमने क्या लिखना है कि जनाब ये एक लायबिलिटी है और ये रेवेन्यू नहीं है क्योंकि ये रियल सेल्स है ही नहीं। कोई भी ऐसी चीज जो हम इस नीयत से सेल करें कि उसको वापस खरीदना है सेम चीज को, तो वो स्टैंडर्ड कहता है कि ये सेल्स हैं ही नहीं, ये एक लोन की सिक्योरिटी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे आगे फर्दर एक लाइन में, ABC कंपनी recognized a liability rupees 200,000 point in time and interest expense recognize point over time. कि वो 2 लाख की लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेगा और हर साल का फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेगा, और जिस दिन वो चीजें वापस खरीद ले जाएगी समझेंगे कि वो
लोन वापस कर दिया। और अगर जनरल एंट्री सवाल में पूछी जाए तो वो भी मैं लिख लेता हूं। जब लोन लिया जाएगा एंट्री पास होगी कैश डेबिट, सिक्योर्ड लोन क्रेडिट। $200,000 कैश डेबिट, सिक्योर्ड लोन क्रेडिट। फिर अगली एंट्री क्या पास होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, अगर कैश साथ पे कर दिया तो कैश क्रेडिट, वरना कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी या इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। $20,000 से मतलब 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10%। अगले साल का इंटरेस्ट 2,20,000 पे लगेगा। अब्दुल मोइज कह रहा है कि सर सिक्योर्ड लोन की जगह कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी लिख सकते हैं। हाँ जी मेरे भाई लिख सकते हैं, हमारी लायबिलिटी ही है। तो अगले साल जो हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल या कैश क्रेडिट 22,000। और जिस दिन वापस हम कैश वापस कर देंगे हमारी सारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। लायबिलिटी कितनी बन चुकी होगी? 242,000 से, यानी टोटल लायबिलिटी हमारी बन चुकी होगी 242,000 से, और कैश हम उसको वापस कर देंगे 242,000। ओके होगी बात? तो ये होता है सेल विद रीपरचेज एग्रीमेंट। मतलब ये है कि जब भी क्वेश्चन इस तरह का आए सेल विद रीपरचेज एग्रीमेंट, तो हमने यही लिखना है कि ये एक्चुअल में रेवेन्यू है ही नहीं, ये एक लोन एग्रीमेंट है और हमने इसका इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है और अपनी लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी। ओके होगी बात? आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दें, फरहान साहब की कॉल आ रही है, मैं कॉल लेता हूं फिर आता हूं, ठीक है? सिर्फ 5 मिनट।
हाँ जी जनाब, सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट के बाद नेक्स्ट हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर के साथ है, वो कभी कभी ऐसा होता है, हेडिंग पहले दे लें अगर देनी है तो, कंसीडरेशन पेड टू कस्टमर। ये भी एक इंटरेस्टिंग यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंसीडरेशन पेड टू कस्टमर, ये किस तरह से होता है? पहले हम एक जर्नल स्टोरी बनाते हैं, फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन किस तरह से करना है, उसकी एंट्री कैसे पास करनी है, उसका रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है, फिर वो डिस्कस करते हैं। ये बात याद रखें, मैंने कोशिश कर रहा हूं कि हर जो कॉन्ट्रैक्ट जिस जिस तरह से हो सकता है उस तरह के हम सिनेरियो बना रहे हैं पेपर में। इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस होके कोई ना कोई सवाल बन के आता है, तो बस वहां पर आपने अपने प्रोफेशनलिज्म और अकाउंटिंग के जो जजमेंट्स हैं वो अप्लाई करनी है। कंसीडरेशन पेड टू कस्टमर दो तरह से मैं आपको बताता हूं। सपोज दैट एक सिचुएशन ये हो सकती है कि एंटिटी ऑफर करती है कि जनाब जो कस्टमर हमसे 10 मिलियन तक की परचेज करेंगे, हम उसको जैसे ही 10 मिलियन पूरा होगा हम उसको 5 लाख का इनाम देंगे। तो ये हो गया कंसीडरेशन पेड टू कस्टमर, हम उसको पे कर रहे हैं, पेड टू कस्टमर। मतलब हमने उसको एक टारगेट दिया, एक कंडीशन, एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो जो कस्टमर 10 मिलियन तक की परचेज करेगा हम उसको 5 लाख रुपया पे करेंगे। अब ये जो 5 लाख हमने पे करना है ये किस तरह से करना है, इसके दो तरीके। दूसरा हम ये कह देते हैं कि जनाब जो कस्टमर हमसे 10 मिलियन की परचेज करेगा हम उसको आज ही 5 लाख रुपया देते हैं, और वो इस 5 लाख से करेगा क्या, हमारी प्रोडक्ट के लिए डिस्प्ले तैयार करेगा। डिस्प्ले से क्या मुराद है, वो शेल्फ बनवाएगा या वो इस तरह की वो एक अपने स्टोर के अंदर वो एक पोर्शन बनाएगा कि जिसके अंदर वो हमारी प्रोडक्ट डिस्प्ले होगी। हम ये जो 5 लाख दे रहे हैं ये है नॉन रिफंडेबल। ये नहीं कि जब हमारी 10 मिलियन की चीजें वो बेच देगा हम कहेंगे जनाब अलमारियां या शेल्फ वगैरह या जो चीज वो हमें वापस कर दो, नहीं, ये होगा नॉन रिफंडेबल। तो कहते हैं कि अगर आपने अपनी सेल में से कोई अमाउंट अपने कस्टमर को पे करनी हो तो जाहिर सी बात है रेवेन्यू तो आपको कम करना पड़ेगा उतनी अमाउंट से। तो कहते हैं इसका रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको किस तरह से देखेंगे, क्योंकि 10 मिलियन की परचेज या सेल एक ही दिन तो नहीं हो जानी, ये ओवर टाइम होनी है। तो फिर हमने उसको किस तरह से डील करना है, मुख्य की बात। अब हम सवाल पे आते हैं। ये तो मैंने आपको समझाया ना कि कंसीडरेशन पे टू कस्टमर का मतलब क्या है, कि हम एक कस्टमर को अपना टारगेट देते हैं या उसे जाकर अपने कस्टमर से बात करते हैं कि मेरे भाई कि अगर आप हमसे इतनी चीजें खरीदेंगे, अक्सर आपने देखा होगा ये मुख्तलिफ स्टोर्स के ऊपर पेप्सी के फ्रिज आपको नजर आते हैं या कोका कोला के या किसी आइसक्रीम के। ये क्या करते हैं कि ये भी उनको एक टारगेट देते हैं कि जनाब अगर आप हमसे इतनी परचेज करेंगे तो हम आपको उसका फ्रिज देंगे। तो ये भी तो कंसीडरेशन पेड टू कस्टमर हो गया। तो एंटिटी उसका रेवेन्यू उसके अंदर ही एडजस्ट कर देती है कि अगर सपोज 5 लाख की सेल है, उस 5 लाख की सेल में 50,000 का उसने फ्रिज दे दिया, तो वो जो 50,000 का फ्रिज है वो उसके अंदर ही कवर करेगी। एक क्वेश्चन लिखते हैं
ABC company entered into contract with customer rupees 100,000 paid to customer at the purchase of rupees 1 million. ABC company enters into contract with customer rupees 100,000 paid to customer at the purchase of rupees 100,000 during end of the first financial year. During end of year 1, sale rupees 2 million, end of year 2, sale rupees 4 million. ये 10 मिलियन कर लें या इधर हम कर लेते हैं 200,000, क्योंकि 1 मिलियन तो टोटल है. 200,000, 400,000. How the revenue will be recognized? How the revenue will be recognized? कहते हैं कि जनाब आपने अपना रेवेन्यू ईयर 1 के एंड पे और ईयर 2 के एंड पे कैसे रिकॉग्नाइज करना है. क्योंकि बात इसकी एंट्री चेंज हो जाएगी. अगर आपने एंड पे रेवेन्यू देना है तो एंट्रीज कुछ और होंगी, और अगर आपने कंसिडरेशन स्टार्ट में पे करनी है तो इसकी एंट्री कुछ और होगी. ठीक है, लेकिन रेवेन्यू सेम रहेगा. जर्नल एंट्री में चेंज आएगा लेकिन रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आएगा. तो सबसे पहले हम इसको अंग्रेजी में लिखते हैं और उसके बाद मैं इसकी एंट्री पास करवाता हूं. और ये जो 100,000 है हम तब पे करेंगे जैसे 1 मिलियन की सेल पूरी होगी. जैसे 1 मिलियन की सेल पूरी होगी रेवेन्यू हम अपना तब रिकॉर्ड करेंगे. चलिए, वो 1 मिलियन जो 1 लाख हमने पे करना है तब पे करेंगे. सबसे पहले वर्किंग में हम लिखेंगे एक जितनी कंसिडरेशन पे करनी है डिवाइडेड बाय जितने टारगेट के ऊपर है मल्टीप्लाइड बाय 100. एक डिस्काउंट फाइंड कर लेंगे कि हर सेल पे हमने अपनी अमाउंट कितनी कम करनी है. हम एक डिस्काउंट फाइंड करेंगे जितनी कंसिडरेशन हमने कस्टमर को पे करनी है या पे कर दी है डिवाइडेड बाय जितना टारगेट है मल्टीप्लाइड बाय 100. तो हम कितनी अमाउंट आ गई 1% आ रहा है 10% आ रहा है 10%. तो जनाब इसका मतलब है हम अपना जो सेल करेंगे अपना रेवेन्यू रिड्यूस कर देंगे बाय 10%. जितनी भी सेल होगी हमारी हम एक परसेंटेज फाइंड कर देंगे. हम अपना रेवेन्यू 10% से रिड्यूस करते जाएंगे. तो क्वेश्चन इसका आंसर लिखेंगे कैसे. रेवेन्यू will be recognized rupees 200,000 minus
20,000 at the end of year 1, ये अमाउंट भी बता दें 180,000 हो जाएगी, और रुपीज 400,000 माइनस 40,000, 360,000 at the end of year 2। हम क्या करेंगे, रेवेन्यू अपना रिकॉर्ड करेंगे 10%, जितनी भी सेल होगी 10% रिड्यूस करने के बाद। आप लिख सकते हैं रिड्यूस्ड बाय 10%। ये वर्किंग, आप बल्कि वर्किंग के क्या, ये सोल्यूशन में भी शो कर सकते हैं। ये परसेंटेज यहाँ पर जो 10% है ना, यहाँ पर आप शो कर सकते हैं कि 100,000 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 100, कि हम अपना रेवेन्यू 10% रिड्यूस करके रिकॉग्नाइज करेंगे। क्लियर होगी बात? सर लेकिन जो है हमने तो अभी मतलब 1 मिलियन की सेल की ही नहीं, फिर भी हम इनको डिस्काउंट दे रहे हैं। आप देखें ना कि आपने 1 मिलियन की सेल पे ये बात कंफर्म है कि हमने पैसे देने हैं, तो जब 2 लाख की सेल होगी तो ये भी तो जाकर 1 मिलियन में ऐड होनी है ना। जैसे अभी हमारी 6 लाख की सेल हो गई है, हमारा ये 6 लाख आगे मजीद 4 लाख होगा तो 1 मिलियन तो पूरा हो जाएगा। तो जो कुछ 1 मिलियन में जाना है, वो जो 1 लाख है वो हर अमाउंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होना है। 2 लाख में 20,000 आ जाएगा, 4 लाख में 40,000 आ गया, टोटल 60,000 हो गया। बाकी मजीद जो 4 लाख की सेल होगी, उसके अंदर मजीद अमाउंट ऐड हो जाएगी। तो वो जब 4 लाख की मजीद सेल होगी, उसका रेवेन्यू उतना रिड्यूस हो जाएगा। तो हमने करना क्या होता है, जब भी कंसिडरेशन पेड टू कस्टमर आ जाए, तो हमने क्या करना है, एक परसेंटेज फाइंड कर लेनी है, उस परसेंटेज से अपना रेवेन्यू कम कर देना। अब जरा इसकी मैं एंट्रीज की तरफ आता हूं। ये अमाउंट मैं एंड पे करूंगा। सबूर कहता है कि इसमें ये टाइम मैंने डिफाइन नहीं किया, अमाउंट ही डिफाइन की है। सबसे पहले हमारी जब पहले सेल हुई, हमने एंट्री पास कर दी कैश डेबिट 2 लाख से, रेवेन्यू क्रेडिट 1,80,000 से, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 20,000 से। हमने अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड किया 2 लाख, हमने अपना कैश डेबिट किया क्योंकि सेल तो 2 लाख की हुई है, बट रेवेन्यू हमने 1,80,000 से 20,000 हमने उसको वापस करना है इस 2 लाख में से। टोटल 1 मिलियन पे हमने करना है, लेकिन इस 2 लाख में से कितना वापस जाएगा, 20,000। गॉट इट? फिर अगले साल कैश डेबिट 4 लाख से, रेवेन्यू क्रेडिट 3,60,000 से, और हमारी लायबिलिटी इसमें से कितनी है, 10%, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 40,000 से। जैसे 10 मिलियन पूरा होगा, हमारी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी 1 लाख हो चुकी होगी। जैसे 1 मिलियन की सेल पूरी होगी, हमारी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 1 लाख हो चुकी होगी। हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट कर देंगे, कैश क्रेडिट कर देंगे। ये सिनेरियो मैंने आपको बताया कि अगर हमने एंड पे पैसे पे करने। एक और सिनेरियो क्वेश्चन लिखें, वो मैंने आपसे करवाना है, उसकी एंट्रीज पास करवानी है, कि अगर हम पैसे स्टार्ट में दे दें, एबीसी कंपनी, लिखें जरा सवाल, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर,
ABC company enters into contact with customer company paid rupees 200,000 now to customer and customer agreed to purchase up to rupees 1,600,000 within 3 years. At the end of first year, end of year 1, सेल हो गई ₹400,000. ईयर 2 सेल हो गई ₹10,000 या 1 million. और ईयर 3 सेल हो गई ₹200,000. ये 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी और 3 साल भी. How the revenue will be recognized? How the revenue will be recognized in the period of contract? Also pass journal entries. पहले क्वेश्चन लिख लें. जी जनाब. क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करें. बल्कि ये आपने सॉल्व करना है. जल्दी से इसको सॉल्व करना शुरू कर दें और इसकी एंट्री भी पास करें. You have only 5 minutes. जल्दी से इसको सॉल्व कर दें.
सर हो गया। हाँ जी मेरे भाई, हो गया? सर हाँ जी, इस क्वेश्चन में ये होगा कि जो इंटरेस्ट है वो हमारी इनकम बन जाएगी। ओ नहीं नहीं भाई, इसमें अब देखो जरा, हमने 2 लाख रुपया दे दिया। पहले तो डिस्काउंट का रेट फाइंड करो, डिस्काउंट का रेट। 12.5 कितने पैसे हमें देने हैं कस्टमर को? 2 लाख। कितने के बदले? 16 लाख के बदले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5% आ रहा है। डन। अब हम अपना हर रेवेन्यू रिड्यूस कर देंगे 12.5% से, हर रेवेन्यू रिड्यूस कर देंगे। तो पहले हम अंग्रेजी लिख लेते हैं, रेवेन्यू will be recognized year 1, year 2, year 3। ईयर 1 में कितनी सेल हुई थी? 2 लाख, तो 4 लाख। 4 लाख में से 4 लाख का 12.5% लो, कितना आता है? 4 लाख का 12.5% 50,000। तो ईयर 1 का रेवेन्यू हम रखेंगे 3,50,000। ईयर 2 का 1 मिलियन था, माइनस 125,000, तो कितना रेवेन्यू आ गया? 875। एंड लास्ट वन इज 200,000, इसका 12% लिया 25,000, 175,000। एंड पे लिखेंगे रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज दिस रिड्यूस्ड बाय 12.5%, और इसका फार्मूला लिख देंगे 200,000 डिवाइडेड बाय 1600,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हम बल्कि सादा सी अंग्रेजी में लिख देंगे। नेक्स्ट, अगर हम इसकी एंट्री पास करें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एंट्री है। जब हमने कैश दिया, हम एंट्री पास करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। हमने 2 लाख शुरू में दे दिया था, हमने 2 लाख शुरू में दे दिया था। पिछले सिनेरियो में हमने ये कहा कि एंड पे देना है, और इस सिनेरियो में हमने कहा कि शुरू में देना। फिर जब पहला साल एंड हुआ, हमें कैश कितना आ गया? कैश आ गया 4 लाख। हम इसमें अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे 350,000, और अब कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट करेंगे 50,000 से। ये पहले साल के एंड पे एंट्री पास करेंगे। गॉट इट? फिर दूसरे साल के एंड में कैश हमारे पास आया 1 मिलियन। हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे 875, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी एसेट को रिवर्स कर देंगे 125। डन होगी बात? एंड लास्ट वन इज, फिर कैश हमारे पास आ गया 2 लाख से। इसका जो रेवेन्यू बनेगा वो बनेगा 175,000 से,
और हमारा कॉन्ट्रैक्ट एसेट $25,000। डन होगी बात? चलें जी, ये ऊपर से दिखाना जरा। ये कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट की जगह आप प्रीपेड एक्सपेंस लिख सकते हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस लिख दें, ये आप लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एसेट बेहतर है, क्योंकि जब रेवेन्यू नेट हो जाता है इसका मतलब है उसके अंदर एक्सपेंसेस एडजस्ट हो गए हैं। डन होगी बात? एक और क्वेश्चन करते हैं, ये आप नोट कर लें काइंडली। जी मेरे भाई, नेक्स्ट चलते हैं। एक आज लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन अभी करवा देता हूं, बाकी फिर कल करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट है बस, ऐसे ही 1 या 2 नंबर का पेपर में पूछा जा सकता है या एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। हेडिंग दे लें, गुड्स आर सर्विसेज अवेलेबल टू कस्टमर। ये ऐसे बेस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, गुड्स आर सर्विसेज अवेलेबल टू कस्टमर। इसकी एग्जांपल मैं देता हूं आपको। वैसे गुड्स तो यहाँ पर बहुत कम आती हैं, सर्विसेज ही है ज्यादा। आप में से बहुत ज्यादा लोग जिम के बारे में पता होगा कि जो जिम में जाते हैं वो एक अमाउंट दे देते हैं, सपोज दैट पर मंथ के हिसाब से कोई 5,000 है, सपोज दैट 1,000 वाली भी जिम होती है, 10,000 वाली भी होती है, 50,000 वाली भी होती है। सपोज दैट वो कहते हैं कि जनाब आप 5,000 रुपया दे दें। 500 वाली तो थी। 500 वाली भी होगी, आप जहां जाते हैं कोई मसला नहीं। सपोज दैट 5,000 रुपए आपने दे दिया पर मंथ का, और वो कहता है कि जनाब आप सुबह 5 बजे से लेकर जी 9 बजे तक आपके पास टाइम है, आप कभी जब मर्जी आ सकते हो। फिर 9 से 4 वुमेन के लिए टाइम होता है, तब आप नहीं आ सकते। फिर 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक फिर आप जब मर्जी आ जाओ। आपको 5,000 एक महीने का दे दिया, आपको पास अवेलेबल सर्विस है, जब मर्जी आप जाओ और जाकर वो सर्विस अवेल कर लो। वो कहता है ऐसी सिचुएशन में रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए? आपके ख्याल में कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए? पर मंथ के हिसाब से कर लेना चाहिए, या वो जिस दिन जाए उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाए, जिस दिन ना जाए ना रेवेन्यू रिकॉर्ड हो? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए अकाउंटिंग के अंदर? तो वैसे पैसे तो पर मंथ मिल जाते हैं, कोई आए ना। गुड होगी बात। वो कहते हैं कि ऐसी सर्विसेज या जब कस्टमर को जब मर्जी वो अवेल करना चाहे अवेल कर सकता है। कहते हैं ऐसी सर्विसेज का स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया जाता है। स्ट्रेट लाइन से क्या मुराद है कि अगर आपने एक साल एनुअल फी दी है, सपोज दैट 1 लाख, तो आप उसको 12 पे डिवाइड कर दोगे और हर महीने का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दोगे स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर। कहता है ऐसी गुड्स या सर्विसेज जो कस्टमर को हर टाइम अवेलेबल होती हैं, ऐसी सर्विसेज का रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर रिकॉग्नाइज किया जाएगा, पूरे साल का रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ। ओके होगी बात? हाँ, ऐसा हो कि अगर आपने वो 4 महीने या 5 यानी साल के मिडल में आपने जिम ज्वाइन की है,
तो आपके उस साल 6 महीने का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा और 6 महीने का अगले साल चला जाएगा। तो ये आप बस एक लाइन लिख लें, रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज। सर ये पॉइंट ओवर टाइम वाला केस है। ये पॉइंट ओवर टाइम वाला है, बिल्कुल सही कह रहे हो। रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज related to goods or services available to customer on straight line basis। बस खत्म। हाँ, अगर अमाउंट है तो अमाउंट बता दोगे, जैसे 1 लाख अमाउंट है उसको 12 पे डिवाइड करके पर मंथ के हिसाब से बता दो, ठीक है। और जितनी अमाउंट होगी उसको 12 पे डिवाइड कर देंगे। अगर वो साल का देता है, अगर पर मंथ पैसे दे रहा है तो पर मंथ के हिसाब से वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है। 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट आज हमने डिस्कस किए। पहला कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया सेल विद रीपरचेज एग्रीमेंट। दूसरा हमने कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया कि अगर हमें कस्टमर को कंसिडरेशन पे करनी पड़े तो कैसे करते हैं। और तीसरा हमने कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया कि अगर ऑल द टाइम सर्विसेज अवेलेबल हो कस्टमर को तो हमने रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रिकॉग्नाइज करना, राइट। कल भी हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह 10 बजे सेम टाइम पे। और इंशाल्लाह मेरी ये होगी कि हम ये छुट्टियों के अंदर ही अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर ले, ताकि फिर हमें बाद में मंडे से एक नया टॉपिक और नई चीजें लेकर चलता है, ठीक है। ये कोई सवाल पूछना चाह रहा है बार बार तनवीर भाई? सर कोई एक क्वेश्चन तो छोटा सा। जी जी पूछें सर जो ये हमने पिछला क्वेश्चन किया है जी। इसमें सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नहीं आएगा चक्कर? नहीं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चक्कर तब आता है जवाद भाई जब हमारे पास ये राइट ना हो पैसे देने का। पैसे तो हमने उसको दे दिए हैं और ये पैसे हमने उस पर नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। ये जो 2 लाख हमने दिया है ना, उसका हमने एक तरह का अमाउंट दिया है, एक तरह का, ठीक है। उसका कस्टमर का ये राइट है। हमने ये 2 लाख को अपोर्शनमेंट कर लिया है 16 लाख पे डिस्काउंट के ऊपर, हाँ जी किया। तो उसके बाद सर जब ये सेल जो 3 साल बाद हुई है या साल बाद हुई है तो उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चक्कर लगा के नहीं उसको रेवेन्यू को डिक्रीज करेंगे उस हिसाब से? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का तब आता है जब हम टोटल अमाउंट पहले बाद में एंड पे ले जाए। ये तो डिस्काउंट का केस है, ये कॉन्ट्रैक्ट की नेचर और है। ये नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जो नेचर होती है ना, वो आपके सामने है, ठीक है। बल्कि एक सवाल मैं आपको कहूंगा कि आप उसको लाजमी पढ़िएगा, अपनी असाइनमेंट में एग्जांपल भी होगी शायद, और इसके भी मैं क्वेश्चन आपको बल्कि बता देता हूं, आप काइंडली नोट करें कि आपने आज कौन कौन सी एग्जांपल पढ़नी है। क्वेश्चन तो मैं कल बताऊंगा आपको पास पेपर के, अभी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं कि आपने कौन कौन सी एग्जांपल देखनी है, जरा लिख लीजिएगा प्लीज। एक एग्जांपल नंबर 15 है, ये आपने लाजमी पढ़नी है। इसके बाद एक एग्जांपल नंबर 12 है, वो आपने लाजमी पढ़नी है। ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये उससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। एक आपने एग्जांपल 21 पढ़नी है, ये ऑलरेडी आपने किया हुआ, ये लाजमी पढ़नी है। एग्जांपल नंबर 21 ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। अगर इसकी ना समझ लगे तो फिर मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। और एक एग्जांपल नंबर 22 है, ये है सेल विद रीपरचेज एग्रीमेंट। ये आपने क्वेश्चन करने हैं काइंडली। एग्जाम्पल नंबर 15 भी लाजमी पढ़नी है, एग्जाम्पल नंबर 12 भी पढ़नी है, 21 और 22। इसमें से कोई बात ना समझ लगी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले ये डिस्कस करेंगे फिर आगे जाएंगे, ठीक है मेरे भाई।
ओके जी, अल्लाह हाफिज।